हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए आपका जो एग्ज़ाम होने वाला सीबीटी, ठीक है। तो उसमें आपका पार्ट 11 तक करवा चुके थे, ठीक है। ये जो पार्ट आपका है 12 लेके आए हैं, ठीक है। इसमें आपका सारा क्वेश्चन जो है आपका यहीं से आने वाला है, जो आपका हम सीरीज बना रहे हैं, ठीक है। तो सीबीटी जो एग्ज़ाम होने वाला, ठीक है। तो ये जो चैप्टर आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिस, क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिस, इससे पहले सारा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो ये जो आप जितना भी क्वेश्चन आप करवा रहे हैं सारा का सारा लगभग आपको सीबीटी एग्ज़ाम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज बना रहे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो भी पीछे का वीडियो बना हुआ है अपलोड है, और आप जाकर देख लीजिए। सारा कुछ जो है उसमें समझाया गया है, ठीक है। समझा कर सारा कुछ को बताया गया, तो आप उसको देखिएगा। तो कोई भी कन्फ्यूजन और जो भी क्वेश्चन गलत है एग्ज़ाम में, जो आया हुआ क्वेश्चन को गलत कर दिया है, जो उसको सही करके बताए हैं, और डीजीटी जो है सही करके लेता है, ठीक है। एक बार मिस्टेक होता है फिर उसको सही कर लेता है, तो हम वो जो सही कर करके उसको बताए हुए हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो इससे पहले हम 34 नंबर क्वेश्चन करवा चुके थे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिस का। इसके बाद जो 35 नंबर क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो पीछे वाला देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या पूछ रहा है। एशियर का कौन सा चतुर्थांश जो है परिचालन रिवर्स बाइसिंग में भारी करंट देता है, बहुत ज़्यादा करंट देता है, मतलब उसमें कंट्रोल होता ही नहीं है। तो ये जो आपका क्वाड्रेंट होता है 4 गो होता है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ठीक है, और ये फोर्थ हो गया। तो एसीआर जो है एसीआर ये जो वर्क करता है किस में करता है, तो आपका सिर्फ इसमें करता है फर्स्ट में, और ये आपका थर्ड में, किस में थर्ड में, सेकंड में और फोर्थ में काम नहीं करता है, ठीक है। तो फर्स्ट में कौन सा में काम करता है, तो फॉरवर्ड बाइस में, और इसमें थर्ड में क्या रिवर्स बाइस में। लेकिन रिवर्स बाइस में जो होता है इसमें कंट्रोल ही ना होता, करंट कंट्रोल नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कंट्रोल होता है, कौन सा में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंट्रोल होता है। तो वही पूछ रहा है कि भारी करंट किस में होगा, तो रिवर्स बाइस में होगा। क्यों कि इसमें कंट्रोल नहीं हो पाता है करंट, ठीक है। तो ये जो आपका थर्ड कौन सा, तो थर्ड में देखिए, तीसरा चतुर्थांश में आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपका कंट्रोल नहीं होता है, इसमें भारी करंट फ्लो होता है। लेकिन फर्स्ट में क्या होता है, ये आपका फर्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन ए में, इसमें क्या होता है, तो फॉरवर्ड बाइस में होता है। किस में होता है, तो फॉरवर्ड बाइस में, ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में, ठीक है। एशियर 2 ही क्वाड्रेंट पर काम करता है, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपका, देखिए सत्य तालिका के किस लॉजिक गेट का संदर्भित करता है, मतलब कौन सा लॉजिक गेट दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिखा है, ए प्लस बी। आउटपुट में क्या दिया, ए प्लस बी, ऊपर में रैकरिंग दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है। तो चेंज कौन कौन से गेट में होता है, तो देखिए इसमें एक नॉर गेट में होता है और एक नन गेट में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्लस दिया होता है, जोड़ किस में होता है, तो जोड़ आपका किस में होता है, तो आपको नॉर गेट में होता है। किस में, और गेट, देखिए और गेट और आपका और गेट और नोट गेट, ये दोनों को मिलकर क्या बनता है आपका, ये आपका हो गया आपका सी ऑप्शन, ये ठीक है। तो इस तरह से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इससे पहले भी आपको हम बता चुके थे क्वेश्चन नंबर 23 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CRO में बेस टाइम कंट्रोल स्विच और नोब का क्या उपयोग होता है। आप उसमें CRO जो होता है, CRO, उसमें एक आपका बटन होता है कंट्रोल करने के लिए, तो टाइम बेस्ड कंट्रोल। तो टाइम बेस्ड कंट्रोल का क्या काम होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CRO। आपको हम फिगर में दिखाए थे पिछले वाला वीडियो में, आप देख सकते हैं उसमें। तो उसमें CRO में क्या होता है, तो इसमें पूछ रहा है टाइम बेस्ड कंट्रोल। तो टाइम बेस्ड कंट्रोल में वो क्या होता है, तो स्वीप स्पीड का चयन करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए स्वीप स्पीड को, इनपुट वोल्टेज रेंज का चयन करने के लिए, इनपुट सिग्नल वोल्टेज का चयन करने के लिए, बीम की तीव्रता का चयन करने के लिए नहीं, उसमें जो होता है स्वीप का जो स्पीड होता है उसको चयन करने के लिए उसमें किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। जो इसमें टाइम जो होता है क्या होता है, फ्रिक्वेंसी के अपोजिट होता है, क्या होता है, फ्रिक्वेंसी के अपोजिट होता है। तो ये चीज़ को उसमें दर्शाया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है।
ये पूछा जा रहा है। तो अस्नावर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का देखिए, तो ऑप्शन क्या होगा? गलत ट्रिगरिंग से बचने के लिए। गलत ट्रिगरिंग मतलब क्या? ये जो ट्रिगरिंग मतलब क्या होता है? कुछ ऑन करना, ये उससे बचने के लिए। ट्रायक का जीवन बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, मोटर वाला घूर्ण को बढ़ाने के लिए और मोटर गति को स्थिर बनाए रखने के लिए। देखिए ये जो अस्नावर जो होता है आपका, अस्नावर जो आपका ये आपका दिया हुआ था सर्किट में, तो गलत ट्रिगरिंग से बचने के लिए। गलत ट्रिगरिंग का मतलब क्या? जो ट्रिगरिंग को मतलब क्या ऑन करते हैं ना ट्रायक का, उससे बचने के लिए। ट्रायक मतलब क्या होता है? ट्रायक जानते हैं? एस सी आर को पैरेलल में अगर जोड़ेंगे दो एस को, तो एक ट्रायर का निर्माण होता है। क्या होता है? तो ट्रायक का निर्माण होता है। तो वही अस्नावर सर्किट जो यूज किया जाता है, तो कि गलत ट्रिगरिंग से बचने के लिए, एस को बचाने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट डीसी वोल्टेज 24 वोल्ट है? तो क्या हो जाएगा? देखिए इसमें क्या बोला, हाफ वेव रेक्टिफायर बोल रहा है। हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होगा यदि इनपुट वोल्टेज एसी कितना दिया हुआ है? 24 वोल्ट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 24 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये जो 24 वोल्ट आपका दिया हुआ है, 24 वोल्ट कितना दिया हुआ वोल्टेज? 24 वोल्ट दिया हुआ। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर बोल रहा है। ठीक है, तो उसका आउटपुट पूछ रहा है, तो आउटपुट उसका क्या हो जाएगा? देखिए ये 24 वोल्ट जो आपका दिया हुआ ना एसी वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज दिया हुआ होगा? ये वोल्टेज आपका कौन सा दिया हुआ? आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ होगा। ठीक है, तो आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ है, तो आउटपुट जो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट निकालने का जो फार्मूला होता है, वोल्टेज डीसी, हमको डीसी आउटपुट चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए आउटपुट डीसी बोल रहा है ना यहाँ पे, आउटपुट डीसी, तो आउटपुट डीसी इनपुट कितना दिया हुआ है? 24 वोल्ट। तो इसका फार्मूला होता है 0.45 गुने VRMS। ठीक है, यह वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.45 को गुना करेंगे 24 वोल्ट में, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हाफ वेव बोला है, अगर यही फुल वेव बोलता तो फुल वेव बोलता तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, फुल वेव के लिए फार्मूला क्या होता है? तो कितना से गुना हो जाएगा आपका? 0.9 से, 0.9 से, और वोल्टेज आरएमएस। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? तो क्यों बनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए उच्च बाधा वोल्टेज, उच्च प्रतिरोध रेंज, उच्च तापीय चालकता, उच्च धारा ले जाने की क्षमता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर का? इसमें जो बाधा वोल्टेज जो होता है उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन इसका प्रतिरोध रेंज भी अधिक होता है, तापीय चालकता भी उच्च होता है। सब मतलब ये जो जितना भी ऑप्शन दिया बिल्कुल सही ही है, लेकिन इसमें परफेक्ट चुनना है। तो परफेक्ट अगर चुनना होगा तो क्या हो जाएगा? उच्च बाधा वोल्टेज, इसका जो होता है क्या होता है? 0.7 वोल्ट होता है। कितना होता है? 0.7। और सिलिकॉन का क्या होता है? 0.3 वोल्ट। सॉरी, जर्मेनियम का क्या होता है? 0. आपका ये हो जाता है जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट। ठीक है, ये सिलिकॉन का हो गया, सिलिकॉन का। ठीक है, ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टेप पूर्ण तरंग जो होता है रेक्टिफायर सर्किट में खुला हो तो आउटपुट वोल्टेज का होता है। देखिए ये सेम आपको क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन किसका है? तो 18 नंबर में सेम क्वेश्चन था, फिगर सब कुछ सेम था, तो वहाँ पर 0 वोल्टेज आंसर आया था, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 0 ही वोल्टेज आएगा। तो बोल तो रहा है ट्रांसफार्मर का सेंटर टेप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर, मतलब फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में खुला हो, सेंटर वाला जो है अब खुला हो, जहाँ पर लोड दिया जाता है, फिगर में दिखाए होंगे आपको। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन को आप एक बार PDF जो है उसको पलट के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा डोलक जो है उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है? कौन सा ऑसिलेटर है? तो कौन सा ऑसिलेटर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्टले ऑसिलेटर। हार्टले ऑसिलेटर का जो है जो आपका कितना तक, तो आपका लगभग 30 मेगाहर्ट्ज तक ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है हार्टले का? तो रेडियो रिसीवर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? रेडियो रिसीवर में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है,
और ये जो आपका आरसी है ये क्या यहाँ पर होता है, ये जो आपका डी ऑप्शन में दिया आरसी फेज शिफ्ट वाला, तो ये निम्न आवृत्ति के लिए होता है। क्या होता है? निम्न आवृत्ति। और कॉलपिट जो होता है आपका यहाँ पर दिया हुआ है कॉलपिट, ये कितना तक होता है? तो 30 मेगाहर्ट्ज से लेके आपका 300 मेगाहर्ट्ज तक उसका उपयोग किया जाता है। ये याद रखिएगा, इतना कुछ थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बता देते हैं ताकि आपका याद करने में आसानी हो और समझ में भी आए क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या होता है? एक ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें जो आधार होता है उसमें क्या होता है? तो क्या होता है, जैसे ये आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है, उसमें ई हो गया आपका, ये हो गया, ये ई हो गया, बी हो बेस हो गया, कलेक्टर हो गया या मीटर हो गया। ठीक है। तो ये जो आपका पूछ रहा है इसी के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें किसके बारे में पूछ रहा है? तो डोपिंग के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा डोपिंग किस में होता है? तो नंबर 1 पर ये आ गया, नंबर 2 पर ये आ गया, नंबर 3 पर ये आ गया। ठीक है। बेस, इमीटर, कलेक्टर। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो बेस के बारे में पूछ रहा है, आधार के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे कम होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिंक, मतलब ये पतला भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। हल्के डोप्ड होता है और बहुत पतला होता है। देख रहे हैं यहाँ पर पतला बनाए हैं ना, कम एरिया में। ठीक है। इसको और कलेक्टर को किस में बनाए हैं? अधिक एरिया में बनाए हैं, और एमीटर को उससे कम। तो एरिया के हिसाब से जाइएगा तो कलेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, एमीटर कम होगा। ठीक है। उसके बाद बेस, बेस हमेशा नीचे ही रहेगा, निम्न रहेगा। लेकिन डोपिंग के हिसाब से जाइएगा तो एमीटर का ज़्यादा होगा, कलेक्टर उसके बाद होगा, फिर उसके बाद बेस होगा। तो दो तरह से, एक एरिया और एक डोपिंग। ठीक है। एम्पलीफायर का क्या प्रकार है? ये जो एम्पलीफायर है वो पूछ रहा है कौन सा प्रकार का एम्पलीफायर है। ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ये जो रजिस्टर दिया हुआ है ये क्या हो गया? ये वोल्टेज गेन कंट्रोल है। क्या है ये? वोल्टेज गेन, गेन मतलब क्या? लाभ। वोल्टेज लाभ कंट्रोल है ये। क्या है? कंट्रोल। ठीक है। आपका इनपुट आउटपुट को देखिए यहाँ पर कॉमन किया गया है। यहाँ पर क्या है? इनपुट आउटपुट को क्या किया गया है? कॉमन किया गया है। ठीक है। तो इस अनुसार आपका R1 जो R1 R2 बेस वोल्टेज डिवीजन रूल का फॉलो करता है। यहाँ पर देखिए R1 और R2। ठीक है। तो उतना नहीं जानिए, थोड़ा सा जानिए। यहाँ पर क्या किया गया है? इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका डी, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, ये जो होता है ना, इधर एमीटर हो जाता है आपका, यहाँ पर एमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है। तो ये सब चीज़ जब है ना क्लास में बताने, शुरुआत से बताएं तो और अच्छा लगेगा, लेकिन इसमें ITI के स्टूडेंट के लिए इतना काफ़ी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी हम इससे पहले आपको बताए थे प्रतिरोधक एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित, वोल्टेज लाभ मतलब क्या? वोल्टेज गेन। देखिए यहाँ वोल्टेज गेन है ना, तो कौन सा दिखाए थे? तो इसी को तो दिखाए थे, RL को। किसको? RL को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा मल्टीवाइब्रेटर आउटपुट को दोहरावदार जो पल्स वेव पैदा करता है? तो कौन सा है ऐसा? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए ये आपका यहाँ पर क्या है? अस्टेबल जो होता है इसमें, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है। ये अस्थिर होता है। ठीक है। इसमें क्या पूछ रहे थे? देख रहे ना, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर जो आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है? तो अस्टेबल होता है, जीरो होता है। इसमें जीरो क्या होता है? तो इसमें जो फ्लिप फ्लॉप, ये जो इसका संख्या होता है इसमें जीरो होता है। और यही है जो ये आपका दिया हुआ है बाई स्टेबल मल्टीफायर, इसमें क्या होता है? इसमें 2 का इस्तेमाल किया जाता है, 2 गो फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब फ्लिप फ्लॉप आपका नहीं पता होगा। और ये जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें कितना? तो इसमें 1 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मोनो स्टेबल, या इतना याद रखिएगा, ऊपर का क्वेश्चन तो कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है। देखिए ढोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? मतलब उसमें फीडबैक का जो है, फीडबैक ज़रूरी होता है। जैसे कोई भी काम किया, अब उससे फीडबैक, आप कहीं पर मान लीजिए काम किए, तो आप फिर उससे फीडबैक लिखते हैं, मेरा काम कैसा लगा, तो जानने के लिए, उसको सुधार करने के लिए, यही सब के लिए तो कब पूछते हैं। कोई भी काम किए अब फीडबैक लेने गए तो कोई गलती होगा तो बताएंगे, उसको सुधार करेंगे, तो वही होता है फीडबैक। तो फीडबैक जो नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसमें क्या होता है, इसी जो होता है
फेज को शिफ्ट किया जाता है, फेज को शिफ्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, फीडबैक का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कैंसल नॉइज डिस्टॉर्शन नहीं, विरूपण को रद्द करने के लिए नहीं, 60 डिग्री फेज को शिफ्ट करने के लिए नहीं, 180 डिग्री शिफ्ट करने के लिए, सिग्नल को 180 डिग्री फेज को शिफ्ट करने के लिए। राइट आंसर इसका याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। कुछ कुछ इसमें फिगर दिया है वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है उसका मुख्य जो उपयोग है वो क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 48 का देखिए, तो वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस, धारा नियंत्रण डिवाइस, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको देखिए FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका जो काम होता है वोल्टेज को कंट्रोल करना, किस पे? वोल्टेज कंट्रोल करने का काम करता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। और यही BJT होगा, ये धारा नियंत्रण को करता है, धारा को, करंट को, किसको? तो करंट को, याद रखिएगा, ठीक है, करंट को। BJT करंट, FET वोल्टेज, ठीक है, तो याद रखिएगा। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर UJT का मुख्य कार्य क्या है? UJT का मुख्य कार्य पूछ रहा है, ये सब याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी रख लेगा, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो क्या करता है, तो ये जो आपका वेव होता है, वेव को उत्पन्न करता है। तो कैसा वेव को? जैसे आप ये देखे होंगे, आपको स्क्वायर वेव हो गया, ठीक है, ये स्क्वायर वेव, और नहीं तो आपका ट्रेंगुलर वेव हो गया, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ट्रेंगुलर वेव, इस तरह का वेव उत्पन्न करता है। तो ये जो हो गया रिलैक्सन ऑसिलेटर हो गया, ये ऑसिलेटर का टाइप है। ऑसिलेटर का काम क्या है? वेव को उत्पन्न करना। तो वेव उत्पन्न करता है, लेकिन रिलैक्सन ऑसिलेटर का मतलब क्या हो गया? इस तरह का वेव, साइन वेव को छोड़ के जो आपका वेव होता है उसको उत्पन्न करने का काम करता है। तो स्क्वायर वेव या ट्रेंगुलर वेव, इस टाइप का वेव को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिलैक्सेशन जो होता है ऑसिलेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन चैनल जीफेट का गेट टर्मिनल को कैसे अभिनीत है? कैसे अभिनीत है, ठीक है, अभिनीत है, तो कैसे अभिनीत है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेट पक्ष अभिनीत, गेट पक्ष अभिनीत, ठीक है, गेट्स अग्र अभिनीत, गेट ड्रेन के साथ अग्र अभिनीत, अभिनीत मतलब क्या हो गया? आपका वाइसिंग, ठीक है, गेट सोर्स के साथ पक्ष अभिनीत, ये पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जीफेट जो होता है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, उसका फिगर कैसा होता है? तो देखिए आपका इस तरह का फिगर होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये किस तरह का पूछ रहा है? देखिए एन चैनल, क्या पूछा है क्वेश्चन में? एन चैनल। तो एन चैनल हो गया आपका, ठीक है, ये होगा आपका एन टाइप मटेरियल, इसमें सिर्फ माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, और इसके बीच में जो होगा पी होगा, ठीक है, दोनों तरफ से पी होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक टर्मिनल होगा, यहाँ पर आपका ये टर्मिनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? डी मतलब ड्रेन, एस मतलब सोर्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपका गेट। ये जो पूछ रहा है ना, इसका जो आपका एन चैनल में गेट टर्मिनल को कैसे अभिनीत किया जाता है, मतलब उसको कैसे वाइसिंग किया जाता है? तो कैसे किया जाता है? तो गेट आर रिवर्स वाइस विथ सोर्स, सोर्स के साथ, ये इसको सोर्स के साथ रिवर्स वाइस में कनेक्ट किया जाता है। तो रिवर्स वाइस में कनेक्ट कैसे होगा? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इधर क्या करना है, ये इसमें पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पॉजिटिव देना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव देना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स वाइस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिस्टर V2 V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या होगा? मतलब कुल टर्न ऑन टाइम क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो कुल टर्न ऑन टाइम, ठीक है, वो पूछ रहा है, मतलब ऑन से ऑफ और ऑफ से ऑन का टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है? ऑफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऑफ लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या लिखा हुआ? ऑन लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपको इस तरह से स्टार्ट हो गया और उसके बाद यहाँ तक मतलब कंटिन्यू चला अपना, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया? क्या हो गया? ऑफ हो गया, ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ जो चला हुआ टाइम ये आपका क्या है?
तो डी डी टी है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर आपको देखिए यहाँ से यहाँ दिया हुआ टाइम, ये क्या दिया हुआ है आपका, तो डी टी आर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टी आर टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पूछ क्या रहा है आपको, ऑन, तो यहाँ से यहाँ जो ऑन हुआ है ना, यही तो ऑन हुआ है, ठीक है, ये ऑन का सिस्टम है। ये दोनों को जोड़ देंगे तो कुल टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखें टर्न ऑन टाइम क्या होगा, डी टी डी और टी आर, ठीक है। अगर ऑफ का पूछता तो ऑफ का क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना ऑफ का, इसको ऑफ का यहाँ पर आपको यहाँ पर ये ऑफ का दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से इसको कर सकते थे टी एस टी एफ, ठीक है। यहाँ पर ऑफ का पूछता तो यहाँ से ऑफ होना स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ, देखिए ये सब फिगर में बहुत चीज़ कुछ चर्चा करने के लिए रहता है, लेकिन ज़्यादा चर्चा करेंगे भी तो आपका माइंड से ऊपर ही जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा कम चर्चा करते हैं और क्वेश्चन को ज़्यादा आंसर करते हैं, ठीक है। बिंदु संपर्क, विकसित, डिफ्यूजन और मिश्र धातु का जंक्शन तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है, ये आप पढ़े होंगे। ये जो है आपका ट्रांजिस्टर या डायोड, यही सब का तो निर्माण करते हैं, जिसमें आपका डिफ्यूजन करंट होता है, जंक्शन होता है, जंक्शन दिया हुआ है ना, डिफ्यूजन करंट होता है। तो ये सब किस में होता है, ट्रांजिस्टर में होता है या डायोड में होता है, किस में होता है, डायोड में भी तो होता है, डायोड का भी तो निर्माण ऐसे ही होता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जन क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है। मतलब अभी आपको हम फिगर में बताए थे कि ये जो होता है एमीटर, ये जो होता है बेस, ये कलेक्टर, तो कलेक्टर को बड़ा क्यों बनाया जाता है, तो इसमें जो गर्मी जो होता है उसको अपसहन करने के लिए इस तरह का बनाया जाता है, उसको रीजन को बड़ा किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसे अधिक गर्मी का प्रसार मतलब करना पड़ता है, इसका अगर बड़ा रहेगा तभी तो गर्मी का इसका प्रसार ज़्यादा होगा और थोड़ा सा ठंडा होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है, एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमीटर से बेस और बेस कलेक्टर से बेस तक अग्र अभिनत है, अग्र अभिनत मतलब क्या, फॉरवर्ड वाइस। देखिए ये क्वेश्चन में बहुत कुछ चर्चा करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है आपको एमीटर से बेस, क्या बोल रहा है, और कलेक्टर से बेस, मतलब उसको जो है का क्या कार्य होगा अगर दोनों को फॉरवर्ड बाइस में, किसमें, देखिए यहाँ पर अगर अभिनति दिया है ना, फॉरवर्ड बाइस में जोड़ा जाए तो। अभी आपको हम बताएं ना, बताने का तो बहुत मतलब मन होता है, लेकिन क्या करें, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए नहीं बताना चाहते हैं। तो यही पूछ रहा है, जो टर्मिनल होगा आपका, इसको जो है इस दोनों टर्मिनल को कैसे कनेक्ट करेंगे। जैसे एमीटर बेस क्वेश्चन में दिया है ना, एमीटर से बेस का जो है कनेक्शन, यहाँ इसको जो है कैसे कनेक्ट करें, तो फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। और कलेक्टर से बेस, यहाँ से इसको कैसे कनेक्ट करने के लिए कर रहा है, फॉरवर्ड बाइस में, मतलब दोनों फॉरवर्ड बाइस में कर रहा है। ये स्विच के जैसा काम करेगा, कैसे काम करेगा, तो स्विच के जैसा, क्लोज स्विच के जैसा काम, बंद स्विच के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, एक बंद स्विच के कार्य करेगा। दोनों को अगर फॉरवर्ड बाइस में बोला है तो भी और रिवर्स बाइस में बोलेगा तो भी, ठीक है। अगर हम और भी बताना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय जा रहा है। देख रहे हैं, अगर देखिए जैसे ए ऑप्शन में देखें ना, एम्पलीफायर के लिए जो है ना, एमीटर से बेस को फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करना पड़ेगा अगर एम्पलीफायर बनाना है तो, ठीक है। और कलेक्टर से बेस को किस में करना पड़ेगा, तो रिवर्स बाइस में करना पड़ेगा। देखिए इतना मतलब बहुत कुछ ऑप्शन के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन यही है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम विकृति करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मुख्य लाभ है क्लास ए एम्पलीफायर का, क्या कौन सा, न्यूनतम विकृति। देखिए इसमें भी बताना पड़ रहा है, जैसे साइन वेव है, ठीक है, इस तरह से निकला, फिर से चेंजिंग आया नहीं, इस तरह से चला, इस तरह से चल रहा है कंटिन्यू, लेकिन यहाँ पर क्या आया, चेंजिंग आया, विकृति। तो ये कम से कम हो, ये किस एम्पलीफायर का मतलब गुण होता है, तो ये टाइप एम्पलीफायर जो है ना, ये क्लास का, तो वही पूछ रहा है। मिनिमम डिस्टॉर्शन, तो मिनिमम डिस्टॉर्शन मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो फिगर दिखाए हैं ये साइन वेव में होना चाहिए था, इस तरह से। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंग को
पल्स में उत्पादन कर देता है, मतलब उसको क्या करता है, एसी को सिंपल से बोल रहा है डीसी में, सॉरी डीसी को सीधा सीधा एसी में बदल देता है, डीसी को किस में बदल देता है, तो एसी में बदल देता है, और जिस तरह का आपको वेव चाहिए उस तरह से वेव बना देता है। तो कौन सा करता है, तो ऑसिलेटर करता है, ऑसिलेटर का एक काम होता है, ठीक है। राइट आंसर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 857, दोलक सर्किट में दोलनों तथा तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट का अति आवश्यक पता है। देखिए दोलनों मतलब ऑसिलेटर, ठीक है, ऑसिलेटर या तरंगों बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट का आवश्यकता पड़ता है, तो ये कौन सा फीडबैक का जो पड़ता है, तो कौन सा, रेक्टिफायर विद फिल्टर, नहीं रेक्टिफायर फिल्टर से तो हम लोग शुद्ध डीसी को बनाते हैं, क्या करते हैं, डीसी को बनाते हैं, ठीक है। वोल्टेज मल्टीप्लायर नहीं, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक, यही दो में से काम आता है, तो कौन सा आता है, तो पॉजिटिव फीडबैक, समझ गए ना, ये राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ये क्या करता है, तो कलेक्टर और एमीटर को 180 डिग्री शिफ्ट करता है, इससे आपका क्या बन जाता है, तरंग को बनाने का काम करता है, तो पॉजिटिव फीडबैक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है, तो ये जो है ना UJT, इसका काम होता है ट्रिगरिंग करना, ट्रिगरिंग करना किसको, तो SCR को, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रिगरिंग मतलब क्या समझे, SCR को ऑन करना, सिंपल से याद रखिए, SCR को ऑन करना, ठीक है। इस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत और अच्छा रेखीयता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता होता है, तो कौन से में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, किसका हो जाएगा, इसका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का इतना सारा जो आपका गुण होता है, ठीक है, बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रेखीयता, ठीक है, तो ये सब जो होता है ना फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, FET दो प्रकार का होता है, GFET, ठीक है, एक होता है MOSFET, क्या होता है, MOSFET, ठीक है, तो याद रखिएगा। GFET के तुलना में MOSFET में धारा नियंत्रण में क्या अंतर है, मतलब एक GFET हो गया, एक MOSFET हो गया, तो दोनों में क्या अंतर है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका है ये सिंपल सा अंतर याद रखिएगा, जंक्शन के बजाय इंसुलेटर परत, किसका, इंसुलेटर, जंक्शन होता है ना, तो जंक्शन के जगह पर इंसुलेटर डाला जाता है, जैसे आपका P टाइप हो गया, N टाइप हो गया, ये P टाइप हो गया, N टाइप हो गया, ठीक है, तो इसके बीच में जंक्शन बनता है ना, तो ऑटोमेटिक बनता है क्रिस्टलीय रूप से अगर उसको निर्माण करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, तो जंक्शन बनाया जाता है इंसुलेटर के द्वारा, ठीक है। तो यही अंतर होता है मॉसफेट में, ये मॉसफेट में किया जाता है, ठीक है। तो ये जो इंसुलेटर परत होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ऑक्साइड लेयर होता है, क्या होता है, ऑक्साइड, याद रखिएगा, लेयर, ठीक है, ऑक्साइड लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार कौन सा है, कौन सा एम्पलीफायर है, तो सेम क्वेश्चन है, क्या है 144 नंबर क्वेश्चन सेम था, ये भी सेम है, तो याद रखिएगा, ठीक है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, ठीक है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। देखिए RMS वैल्यू दिया हुआ है, तो पीक वोल्टेज क्या होगा, तो RMS पीक वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, तो मैक्सिमम वोल्टेज यानी पीक वोल्टेज, ठीक है, VRMS गुने √2, तो √2 का मान क्या हो जाता है, तो RMS मान कितना दिया हुआ आपका 220 गुने √2 का मान कितना होता है, तो 1.414, ठीक है, इसको अगर गुना कीजिएगा तो राइट आंसर आपका आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा, ठीक है, 311। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CRO में इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जाता है, तो CRO का फिगर आपको हम बताए थे, तो देखिए किसी का भी प्रतिबाधा मानी जेड हो या R हो, अगर ये दोनों को बढ़ाना होगा तो हमेशा किस में, सीरीज में ही तो जोड़ना पड़ेगा, तो सीरीज वाला ऑप्शन देख लीजिए, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, CRO प्रोब में प्रतिरोध को जोड़कर, तो प्रतिरोध को जोड़कर ही करेगा, लेकिन इसमें सीरीज नहीं था तो सीरीज में ही जोड़ना पड़ेगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.2 माइक्रोसेकेंड टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए CRO स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या होगा, उसमें जो होता है ना रोटरी स्विच जैसा होता है, ठीक है, तो उसको समय जो है कितना दिया गया है 0.2 माइक्रोसेकेंड, ठीक है, इस टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन है, इसका जो अथी आपका होता है
इसका जो आपका फ्रिक्वेंसी निकालने का जो फार्मूला होता है, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा टाइम। तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टाइम बेस कितना दिया हुआ है 0.2 माइक्रो सेकेंड, डिवीजन कितना दिया हुआ है तो 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें गुना कर देंगे, ये तो टाइम बेस गुने आपको डिवीजन, तो गुना कर दीजिए दोनों को। तो टाइम बेस कितना दिया हुआ है 0.2 माइक्रो का मान कितना होता है आपको 10 के पावर -6, ठीक है, और गुने 5, ये आपका टाइम आ गया, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई टाइम फ्रीक्वेंसी को होता है। तो यही पूरा मान को, इस पूरे मान को टाइम के जगह पर रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आप कैलकुलेट करके बता दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या होगा इसका आंसर। नहीं तो आपको हम बता सकते हैं, अगर इसको नीचे टी के जगह पर रख दीजिए और उसके बाद इसका बता देगा। तो 64 नंबर अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आंसर ये आया। तो इसको जो है सारा कुछ बता दिए हैं, तो आप आंसर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो में खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता। तो पल्सेटिंग क्या होता है, जैसे एक शुद्ध डीसी होता है, क्या होता है एक शुद्ध डीसी होता है, डीसी एकदम 12 वोल्ट है तो मान लीजिए 12 वोल्ट है, कहीं चेंज नहीं है। और पल्सेटिंग क्या होता है, तो इस तरह से आ गया, इस तरह से, तो कभी 12 वोल्ट है तो कभी 10 वोल्ट है तो कभी 11 वोल्ट है, तो ऐसे ये इसी को कहते हैं पल्सेटिंग, ठीक है। तो पल्सेशन को कैसे मतलब रेक्टिफायर से इनपुट से नहीं हटाएगा तो क्या होगा, तो उसमें साउंड आने लगेगा, सनसनाहट वाला हमिंग का साउंड आने लगेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमिंग साउंड आने लगेगा, ठीक है। ये पल्सेशन से मतलब कम वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज इस तरह से होगा तो, लेकिन चाहिए उसमें क्या चाहिए, शुद्ध डीसी चाहिए, प्योर डीसी, ठीक है। रिक्तीकरण क्षेत्र जो है कैसे व्यवहार करती है, डिप्लेशन रीजन जो है कैसे बिहेव करता है वो पूछ रहा है। तो डिप्लेशन लेयर जो है कैसे बिहेव करता है, तो डिप्लेशन लेयर जो होता है आपका पी टाइप एन टाइप, ठीक है, और बीच में जंक्शन बनता है। तो डिप्लेशन लेयर जो बनता है यहाँ पे, ये कैसे बिहेव करता है, एक इंसुलेटर के जैसा ही तो बिहेव करता है, तभी तो करंट फ्लो नहीं होने देता है, और जब उसमें अधिक वोल्टेज देते हैं तब करंट फ्लो होता है। तो कैसे करता है, एक इंसुलेटर के जैसा, एक कुचालक के रूप में मतलब वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 66 वोल्ट के लाभ ट्रांजिस्टर में 100 बीटा के साथ ई कलेक्टर एमीटर एम्पलीफायर की शक्ति लाभ क्या होगा। तो ये लाभ पूछ रहा है, तो ये लाभ पूछ रहा है कौन सा, तो पावर गेन पूछ रहा है। तो पावर गेन का फार्मूला होता है, पावर गेन बराबर क्या हो जाएगा आपका, वोल्टेज गेन इंटू करेंट गेन, वोल्टेज गेन इंटू करेंट गेन। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये वोल्टेज लाभ दिया हुआ है 66, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ आपका, इसमें और क्या दिया हुआ आपका, करेंट गेन कहाँ दिया हुआ है, देखिए इसमें ट्रांजिस्टर में 100 बीटा के साथ एम्पलीफायर की लाभ क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो 60 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए तो ये जो पावर गेन हो गया आपका करंट गेन हो गया, तो करंट गेन ही आपका क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजिस्टर के जो 100 दिया हुआ 100 बीटा, यही आपका क्या हो जाएगा, करंट गेन हो जाएगा, ठीक है। तो गुना कर देंगे 100 से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6600 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6600, ठीक है। इतना आपको समझ, देखिए यहाँ पर ये जो 100 बीटा के है ना, ये इसको आपको करंट गेन में बदला जा सकता है, लेकिन बदलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जो आपका बदला क्या जा सकता है, सिंपल सी याद रखना क्या, तो याद रखिएगा बीटा अल्फ़ा गामा, ये सब जो होता है आपका क्या होता है, तो करंट गेन होता है, क्या होता है, करंट, याद रखिएगा बीटा अल्फ़ा गामा, कोई भी बोल देगा, जितना भी अल्फ़ा बीटा गामा दिया रहेगा सब का सब क्या होगा, करंट गेन होगा, बस सिंपल से याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। और पावर गेन का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो पी जी वोल्टेज जी और आई जी, मतलब करंट गेन वोल्टेज गेन, ठीक है। पावर का फार्मूला तो ऐसे भी पता होगा, वी गुने आई होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या प्रभाव होगा अगर एससीआर को चालन में लेच किया जाए और डीसी में गेट करंट हटा दिया जाए। तो गेट करंट हटाने देने से क्या हो जाएगा, तो गेट करंट जैसे गेट पे करंट दीजिएगा, जैसे नल
नल में से एक तरह का आपका बंद चालू कीजिएगा तो करंट मतलब पानी का कंट्रोल हो जाएगा। पानी का कंट्रोल होगा, नल होगा आपका, नल अगर नल में से कंट्रोल करिएगा उसको घुमाइएगा तो कंट्रोल कर लिएगा। अगर वो टूट जाए तो क्या हो जाएगा, टूट जाने का मतलब क्या, हट जाना, हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल खो देगा। क्या हो जाएगा, कंट्रोल खो देगा, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, इसका गेट चालन पर नियंत्रण खो देगा। क्या हो जाएगा, खो देगा। किससे, तो गेट करंट हटा देने से, हटा ही देने से तो उसमें से करंट खो ही जाएगा। सिंपल से नल और गेट वही समझ लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और बेसिक जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिस का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो में बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा कीजिए, कमेंट भी जरूर करा कीजिए, ठीक है। तो जीफेट में पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है, तो पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव होगा, पिंच ऑफ का मतलब क्या हो गया, ऑफ हो जाना। पिंच ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, ऑफ हो जाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कैसे होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कोई रिक्तीकरण क्षेत्र मौजूद नहीं, ड्रेन करंट बिटवीन जीरो, ड्रेन करंट जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज के कारण से क्या होता है, तो ड्रेन करंट बिकम जीरो, क्यों, डिप्लेशन रीजन बड़ा हो जाता है। डिप्लेशन रीजन जब बड़ा हो जाएगा तो जिसके कारण धारा प्रवाहित नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा, डिप्लेशन रीजन बड़ा हो जाने के कारण धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो करंट भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कंट्रोल पैनल वायरिंग में, ठीक है। तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखते जाइए, आपका सारा चैप्टर कवर कर दिया जाएगा, ठीक है।